हाँ देखो, हम लोग लास्ट में देख रहे थे कि अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है यानी उसका मास अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं क्या। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को अगर हमने जीरो मान लिया तो इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पता करना है तो इसका एक शॉर्टकट है। इसके पूरे मास को हम लोग कहाँ कंसीडर कर लेते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास पे। और अगर चीजें सिमेट्रिकल हो तो उसका सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। तो हम मान लेंगे कि इसका सारा का सारा मास जो है वो कहाँ है, बताओ ना, यहाँ है। तो यहाँ का मतलब कितनी ऊंचाई पे है, L/2 ऊंचाई पे, सारा का सारा मास यही है। तो बताइए अगर m मास L/2 ऊंचाई पे है तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला है, अगर हम h हाइट ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में mgh, h हाइट नीचे जाएंगे तो माइनस में mgh। m लिखेंगे, g लिखेंगे, h की जगह L/2 लिखेंगे। इसमें हम लोग देख रहे थे कि ये डिस्क है, चाहे रिंग है, चाहे स्फेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंटर ऑफ मास तो जस्ट बीचों बीच ही ना होगा। यानी हम इसके पूरे मास को कहाँ कंसीडर कर लेंगे, यहाँ कंसीडर कर लेंगे। किस हाइट पे, r हाइट पे। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है तो इस डिस्क या इस रिंग या फिर इस स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg, r हाइट ऊपर है तो mg/r हो जाएगा। ठीक है, ये एक सवाल है कि ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v, ठीक है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना, म्यू। तो चलिए मान लिया जाए कि एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, बोलिए, और ये रफ है, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, म्यू है। इसी पे हमने एक ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया है, किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, v स्पीड से। जाहिर सी बात है जब ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो इसकी स्पीड लगातार कम होगी। कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम होगी, फ्रिक्शन फोर्स। और बताइए फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो अगर घिसटा रहा है तो फिर क्या बात है, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे कुछ ऐसे Fk से ना। अच्छा, बोलता है कि आप बताइए कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिफोर इट स्टॉप्स। अरे थोड़ी दूर बाद जाके कहीं तो रुकेगा ना ये। तो मान लो यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो आपको बताना है कि इसने इस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। बोलिए, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक नॉर्मल काइनेमेटिक्स वाला मेथड और एक ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम सब हम लोग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ही बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड में हम नॉर्मल काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा और नीचे की तरफ क्या लग रहा है। अब ये ब्लॉक किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम ना है, यानी ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। इतना तो कंफर्म हो गया कि नॉर्मल किसके बराबर है, mg के बराबर है। सही है। बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू के इंटू नॉर्मल, याद है। अब यहाँ म्यू के और म्यूवस तो ना देके आपको डायरेक्ट क्या दे रखा है, तो म्यू के की जगह पे हम लोग म्यू ही ना लेंगे और बाबू नॉर्मल की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू mg। ये तो हम मुंह जबानी बता देते हैं, म्यू इंटू कितना, mg हो गया। अब अगर आपको फोर्स पता है जिस फोर्स ने इसकी स्पीड को कम किया। अच्छा एक बात बताइए, इसकी स्पीड जो लगातार कम हो रही है उसमें नॉर्मल का भी कोई रोल है क्या, नॉर्मल का कोई रोल है। नॉर्मल का रोल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट इधर की तरफ नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका भी कोई इफेक्ट। तो जो भी इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन तो पैदा होगा ही, वो किसने किया होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ने किया होगा। तो हम ये बात जानते हैं कि जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन भी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है F = m × a। तो बाबू जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। तो स्पीड को कम करने वाला फोर्स अगर इधर है तो एक्सेलरेशन भी तो इधर ही होगा। अब सवाल यह है कि इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अगर F = होता है m × a तो a = होगा F/m, यानी फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स हो जाएगा आपका काइनेटिक वाला और मास तो मास है। बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, म्यू mg और डिवाइडेड बाय कितना, m से m कैंसिल हो गया, बोलो। तो एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ गया बताइए, म्यू जी आ गया क्या,
अरे म्यूजी नहीं आ गया? हाँ वो मतलब म्यूजी ही समझना, वो एक में दूसरा ऐसा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आप बताइए इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है? v ना दिया हुआ है। अरे इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है? 0। और एक्सेलरेशन कितना है? तो म्यू इंटू जी। लेकिन बाबू सामने में क्या लगाना होगा? ये माइनस मैंने क्यों लगा दिया? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो कि इधर की तरफ है उसको मैंने देखो प्लस साइन के साथ लिखा है, तो एक्सेलरेशन तो इधर की तरफ ना है, तो उसको कैसे लिखना होगा? माइनस साइन के साथ, इसीलिए मैंने माइनस लगा दिया। बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट तो x। अब इन चार लोगों को देखो और बताओ तुमको कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में वी स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर। अरे u की वैल्यू v दी गई है। अब प्लस 2 a की जगह पे कितना? माइनस म्यू इंटू जी, और s की जगह पे x। एक काम करिए, आप इसको ना उधर लेके जाइए, तो बताइए क्या मिलेगा? ये माइनस जाकर उधर पॉजिटिव ना हो जाएगा। 2 म्यू जी एक्स, 2 म्यू जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू इंटू जी। यानी रुकने से पहले ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, ठीक है? दूसरा तरीका। अब एक बात बताइए, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी फोर्सेस वर्क कर रही हैं, मतलब लगी कितनी फोर्सेस है, ये बताइए। लगी कितनी फोर्सेस हैं? 3, नॉर्मल, mg और काइनेटिक फोर्स, यही 3 लगा है। इसमें से बताओ वर्क कितना फोर्स कर रहा है? नहीं नहीं, क्या कर रहे रे तुम लोग? एक दूसरे में घुसा हुआ है एकदम। बताओ यहां पर वर्क कितने फोर्स कर रहे हैं? क्या तीनों वर्क कर रहे हैं? क्या नॉर्मल वर्क करेगा? नॉर्मल फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, नो वर्क डन। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन होगा? सिर्फ कौन वर्क कर रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है? तो हम लोग ना कुछ वर्क एनर्जी थियरम इसमें लगा के देखना चाहते हैं। तो कई सारे फॉर्म देखे हमने वर्क एनर्जी थियरम के, लेकिन कुछ ना समझ में आए तो सबसे बढ़िया है आप लगा लीजिए वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन क्या? तो वर्क डन बाई ऑल में बाबू वर्क डन बाई नॉर्मल भी आएगा, वर्क डन बाई mg भी आएगा, और वर्क डन बाई फ्रिक्शन भी आएगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा ना। अब तुम बताओ वर्क डन बाई नॉर्मल कितना है? 0 है। वर्क डन बाई mg कितना है? 0 है, क्योंकि नॉर्मल और mg डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो होगा, ये तो होगा। अब तुम बताओ फ्रिक्शन फोर्स लगा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर, तो पहले बताओ वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और फोर्स जो है वो कांस्टेंट भी है। अरे काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम एक बार में टोटल डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होता है तो लिखा जाता है प्लस में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या लिखा जाता है? माइनस में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो माइनस तो देखो मैंने लिख दिया, अरे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स लिखने जा रहा हूं, माइनस मैंने लिख दिया। बताओ फोर्स कितना है? म्यू एम जी है, तो आप यहां पे लिख लीजिए म्यू एम जी, जा सॉरी। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है x, तो आप यहाँ x लिखिए, इक्वल टू का साइन दीजिए, और ये हो जाएगा माइनस हाफ एम भी का स्क्वायर। m से m कट गया, माइनस से माइनस कट गया, और तुमको x निकालना था क्या? अरे तुमको क्या निकालना था? x निकालना था। म्यू और g को नीचे लेके जाओगे तो बताओ x कितना मिलेगा तुमको? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू इंटू जी, ऐसा ही ना होगा? बताना तो क्या एग्जैक्टली सेम आंसर आया जो पिछली बार आया था, वही आ गया। ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, एक और हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना है,
वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल, नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तब था जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 था। देखो समझे नहीं तुम। इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चलो रहने दो, इतना समझ में आया? हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सुनिएगा, एक दोबारा समझना है इसमें। दोबारा समझना है। तुमको क्या नहीं समझना है? तुमको क्या नाम है तुम्हारा सबसे कॉर्नर? हाँ क्या स्पेलिंग बोलोगे? OUZA, ओजैर, ओजैर लिखते हो। ये बताओ ओजैर फिर कब मिलोगे? हैं? कल मिलोगे? वादा करते हो? चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आया आपको? कुछ नहीं किया मैंने। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसमें नॉर्मल और mg का वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन होगा माइनस ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। माइनस इसीलिए क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स जो लगता है वो होता है म्यू इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू इस केस में कितनी है? mg है। तो फोर्स की जगह पे मैंने लिख दिया म्यू इनटू mg, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हो गया x। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 ना है, तो 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में है ऐसा कहानी कि एक ब्लॉक को यहां से छोड़ा जा रहा है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है। बोलो, कर्व्ड सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा? जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। हाँ, इस ट्रैक पे फ्रिक्शन है, तो आप बताइए कि यहां तक आते आते तो इसके पास अच्छी खासी स्पीड हो जाएगी ना। तो जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट रहेगा, कम होगा, बढ़ेगा, क्या होगा? देखो यहां से यहां तक तो स्पीड बढ़ा है, ये तो कॉमन सेंस से तुम बता सकते हो कि जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगा, आगे जाएगा तो क्या होगा? कम होगा। कम होते होते कहीं ना कहीं इसको रुकना भी है। तो वही सवाल है कि बताइए इस रफ सरफेस पर कितना चलने के बाद ये अल्टीमेटली रुक जाएगा। तो कमाल की बात यह है कि इनिशियल वेलोसिटी भी कितना है? 0 ही है, क्योंकि हमने जस्ट यहां से इसको छोड़ा ही है। तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 और फाइनल वेलोसिटी भी 0 ही है। बोलिए ना। तो हमको बताना कि रफ सरफेस पर ये बेचारा कितना चला होगा। ठीक है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी दी गई है? अरे पढ़ के देखना ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है ना। तो इसको नॉर्मल काइनेमेटिक्स से मत सॉल्व करो, डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का आप कौन सा फॉर्म लगाना चाहिए? एकदम ओरिजिनल फॉर्म लगाएं क्या? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही लगाते हैं जब कुछ ना समझ में आए। तो एकदम पेरेंट फॉर्म, यानी कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा लीजिए। अब आप बताइए कि जब ये यहां से यहां आ रहा होगा, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक तो नॉर्मल लगेगा, एक लगेगा mg, और जब वो इससे आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी लगेगा। जैसे मान लीजिए कि ब्लॉक यहां पहुंचा, अरे बोलो, और वो आगे जा रहा है, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी तो लगेगा। तो मिला जुला के देखा जाए तो इस पर 3 फोर्सेस लग रही हैं। तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना। बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0 है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0 है। तो 0 माइनस 0 तो 0 ही ना होगा। अब इसमें बताओ नॉर्मल फोर्स का वर्क डन कितना होगा? नॉर्मल फोर्स का वर्क डन कितना होगा? देखो बाबू, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये हमने कई बार देखा है। बोलो, और वेलोसिटी हमेशा सरफेस के पैरेलल होगी। और मैंने कहा है कि अगर फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा कितना होता है? 0 होता है। अरे भाई, नॉर्मल हमेशा इधर होगा, वेलोसिटी नॉर्मल हमेशा इधर होगा, वेलोसिटी हमेशा, तो यही वाला ना केस रहेगा, ऐसा ही ना जा रहा होगा ये। तो नॉर्मल और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल का वर्क डन कितना होगा? 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन बताइए कितना होगा? बोलिए। mg
एच होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता कितना है ये बताओ। mg लगता है, वो कहीं भी रहेगा नीचे की तरफ mg लगेगा, तो आप फोर्स लिख लीजिए mg। तो अब चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है तो हम डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल डायरेक्शन वाला लेंगे। आप बताइए, भले यहां से चल के यहां पहुंचा है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में बस ये h हाइट ही ना नीचे आया है। आप समझ रहे हैं? भले वो यहां से चल के यहां पहुंचा है तो क्या है, अरे बोलिए, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वो बस कितना नीचे आया है, h हाइट नीचे आया है। तो हो गया, हम डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन वाला लेंगे। अब चूंकि फोर्स भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी इसका मैंने वर्टिकल डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुआ है, नीचे ही हुआ है, इसीलिए जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हमने लिख लिया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपने भी बोला था mgh, बिल्कुल सही बोला था। बात है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स की ना। तो बाबू सबसे पहले तो ये बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा कितना। म्यू इंटू नॉर्मल होता है, और इस केस में जो नॉर्मल होगा वो किसके बराबर होगा, नॉर्मल जो होगा वो mg के ही ना बराबर होगा। तो क्या डायरेक्ट म्यू इंटू mg लिखा जाए। अब देखिएगा, फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर, तो वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, और उसके बाद लिखा जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है आपका म्यू इंटू mg और डिस्प्लेसमेंट है बाबू कितना, x हो गया, इज इक्वल्स टू कितना, 0। आपको शायद x निकालना था, चलिए इसको इधर भेजिए। तो ये हो जाएगा mgh इज इक्वल्स टू म्यू mg(x), m से m कैंसिल हो जाएगा, अच्छा से g भी कैंसिल हो जाएगा, म्यू नीचे जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन कितना, म्यू। हो गया। अरे बोलो ना, सिंपल काइनेमेटिक्स से करते ना तो इस मोशन को तुमको दो पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ता है। पहले यहाँ से यहाँ तक के लिए अलग सॉल्व करना पड़ता है, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए अलग सॉल्व करना पड़ता है। वर्क एनर्जी थ्योरम बस आपको एक लाइन में, यही ना एक लाइन लिखा है हमने, अरे इसके बाद तो काट कुट किया गया है, एक लाइन में आपको सॉल्व करके आंसर बता रहा है। क्या किया हम लोगों ने, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली भी इसकी स्पीड कितनी है, रास्ते में बढ़ा है, अब फाइनली भी, क्योंकि फिर रास्ते में घाटा भी है, बढ़ा भी है घाटा भी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। अब ऑल फोर्सेज में 3 गो फोर्स ही लग रहा है इसके ऊपर, पूरे रास्ते भर नॉर्मल लगेगा, पूरे रास्ते भर mg लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन भी लगेगा। नॉर्मल का वर्क डन तो 0 है, क्योंकि नॉर्मल और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कई दिनों से देखते आ रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है h हाइट तो प्लस में mgh, नीचे क्या, नहीं वो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग थोड़े लिख रहे हैं, अगर ऊपर जा रहा है तो माइनस में mgh, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, और अगर नीचे आ रहा है तो प्लस में mgh, तो वही है, नीचे ही आ रहा है तो प्लस में mgh। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होता है म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू है mg, तो ठीक है, म्यू इंटू mg फोर्स हो गया, और x क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप सॉल्व करिएगा, आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ, अब याद करिए कि हमने देखा था कि नहीं, इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना, वो मैं तुमको बता रहा था कि पेन को ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ ले जाकर रख देना है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी, तो ये वही वाला केस ना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना। तो उस केस में आपको याद है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, हमने देखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इससे भी आ जाएगा। अब तुम बताओ कि यहां से यहां जाने के दौरान वो कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जिसने वर्क किया है। तो नॉन कंजर्वेटिव में 2 गो फोर्स आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है और फ्रिक्शन आ रहा है, लेकिन नॉर्मल ने वर्क नहीं किया है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव में बस वर्क डन बाय क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई भी चीज h हाइट नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, हे भगवान, और कितनी कम हो जाती है, mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखा जाएगा, माइनस mgh लिखा जाएगा। जा, अगर h हाइट ऊपर जाओगे
तो डेल्टा यू कितना होता है, प्लस में mgh होता है अगर h हाइट ऊपर गए हो तो, और h हाइट अगर नीचे आओगे तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, माइनस में mgh, क्योंकि h हाइट ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ता है। h हाइट ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ता है, और जब भी कोई चीज बढ़ता है तो उसका चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। h हाइट नीचे जाने से पोटेंशियल एनर्जी mgh कम होता है, और जब भी कोई चीज कम होता है तो उसका चेंज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh होगा ना, क्योंकि h हाइट नीचे आया है। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लगा है उधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, क्या लिखेंगे, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू mg है, तो म्यू इंटू इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, फोर्स है म्यू इंटू mg, डिस्प्लेसमेंट है x, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस mg, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, और तुमको x निकालना था। अच्छा g से g भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, अच्छा खाली इधर म्यू बचा है। तो अगर तुमको x निकालना है तो म्यू को कहाँ लेके चले जाओ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन कितना, म्यू। तो मतलब ये कुछ अलग से हमने नहीं किया है, ये भी निकला तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही ना था। ये वाला भी जो फॉर्म हमने निकाला था, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, निकला तो इसी फॉर्मूले से ना था। तो इसको ऐसा नहीं है कि इसको हम सेकंड मेथड बोलेंगे, वो मेथड वही है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ है, बात लेकिन वही है। ठीक है, तो आप जैसे करना चाहें। ठीक है, देखिए बोलिए इसमें कुछ दोबारा पूछना हो तो। हो गया, दोबारा पूछना है, बढ़े क्या फिर आगे, चलिए ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है, अ चेन ऑफ मास कितना, हाँ इसका मास जो है वो m है, और इसका लेंथ कितना है, l है, और इसको एक सीलिंग से लटका दिया गया है। करना यही है कि इसको यहां से उठाना है और ले जाके यहाँ टांग देना है। अरे तो वैसा फोटो नहीं बन जाएगा। तो ये इनिशियल सिचुएशन है, वो है फाइनल सिचुएशन, और सवाल कहता है कि इसको उठा के यहाँ ले जाकर टांगने में बताइए कितना वर्क किया गया। पढ़िए ना, लिखा हुआ है, अ चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हैंग्ड बाय सीलिंग। ठीक है, नाउ फाइंड द वर्क डन इन क्लिपिंग द लोअर एंड टू दी, लोअर एंड को अगर यहाँ ले जाकर क्लिप कर दे रहे हैं हम, तो इसमें बताइए हमने कितना वर्क किया है। तो ये किसका वर्क पूछ रहा है, हमारा, जिसने फंसाया है, जिसने फंसाया है उसका वर्क पूछ रहा है। किसने फंसाया है, मैंने फंसाया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या हुआ, फंसाते हम ही है का मतलब नहीं समझा मैं। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, जिसने भी फंसाया है ये उसका वर्क डन पूछ रहा है। बोलो बाबू, अरे तो कोई अपने से जाकर थोड़े यहाँ पे लटक जाएगा, ये किसी को तो इसको उठा के यहाँ ले जाना पड़ेगा ना। तो ये उसका वर्क डन पूछ रहा है, तो बाबू उसको बोला जाएगा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पूछ रहा है। क्या बोला जाएगा उसको, हाँ उसको एक्सटर्नल एजेंट बोला जाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करें, कुछ अपने से हिंट तुम लोग भी दो। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मतलब कैसे क्या किया जाए बताइए। हाँ हम लोग नॉन, हाँ अच्छा काइनेटिक एनर्जी जीरो है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है, ये बताइए। अच्छा तुम, अच्छा ये लड़की बोलना चाहिए कि सर देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अरे सर ऐसे लटका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, और फिर ले जाकर हमने यहाँ खोस भी दिया तभी भी काइनेटिक एनर्जी कितना है।
तो ये बोलना चाह रहे कि सर देखिए यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू है 0 ना। और जो एक्सटर्नल एजेंट है वो कौन सा फोर्स लगाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव फोर्स में बस दुए को फोर्स होता है, कौन कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। तो जिसने भी फंसाया होगा ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और ना वो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है कि नहीं? यानी कि कहीं ना कहीं हमको वर्क डन बाय ये जो एक्सटर्नल एजेंट है, अरे बोलो भाई, ये एक्चुअली वर्क डन बाय ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और हम जानते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे कल का आखिरी कॉन्सेप्ट यही पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो, बोलो, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बस इतना पता कर लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि उस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि उस एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया है। अब पोटेंशियल एनर्जी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही ना होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी एक जगह का पोटेंशियल एनर्जी आप क्या मान लीजिए, आप 0 मान लीजिए। तो सवाल है कि हम कहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 माने? हम ये सबसे ऊपर वाले यहाँ का 0 मान लें, कि हम यहाँ का 0 मान लें, कि हम यहाँ का 0 मान लें? कहाँ का 0 मान लें? कहाँ? सबसे ऊपर वाले का, बीच में यहाँ का 0 मान लें, यहाँ का, कहीं का भी मान ले। इसका सही जवाब तो ये कि हम कहीं का भी मान सकते हैं, लेकिन कहीं एक ही जगह का ना मानोगे। अरे बोलो ना, जैसे मान लो कि तुम्हारा स्वयंवर हो रहा है और मान लो 50 लड़कियां आई हैं, तो ये तुम मैंने कहीं कि तुम राजकुमार हो, ऐसा मान लो तुम, कई सारी राजकुमारियां आई हैं, तो तुमसे पूछा जाएगा बताओ इसमें से किससे शादी करोगे? तो नहीं पागल, ये तुम ये बोल सकते हो कि किसी से भी कर सकते हैं, किसी से भी, लेकिन करोगे तो किसी एक ही से ना। वही मैं पूछ रहा हूं, ये सबसे क्या होता है? हाँ, एगो तो संभाल में आएगा ही नहीं, सब सही लोग करेंगे। कोई बात नहीं है, बायोलॉजी वाला बुद्धि मत लगाइए। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इधर देखिए। मैं कह रहा हूं कि मैं कहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानूं, तो बाबू सही जवाब तो यह है कि हम कहीं का भी मान सकते हैं, ये मैंने भी बोला है पहले आपको, लेकिन हम वहां का मानेंगे ना जहां का मानने से थोड़ा हाँ आसान पड़े, ठीक है, जीवन आसान हो जाए। तो बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने का कॉन्सेप्ट ये है ना कि हम इसके पूरे मास को कहाँ मानेंगे, पहले ये बताइए। हम इसके सेंटर, तो हमको अब ये चेन नहीं दिखना चाहिए, हमको दिखना चाहिए कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है, अरे बोलिए ना, जो कहाँ है, यहाँ है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम पूरे मास को कहाँ कंसीडर कर लेते हैं? सेंटर ऑफ मास को कंसीडर कर लेते हैं। आप बताइए जल्दी से, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला L/2 होगा। ये बात समझ में आया? तो इनिशियली ये जो सिस्टम है जिसका मास कितना है, m है, उसको हम कहाँ मान रहे हैं? हम यहाँ मान रहे हैं कि सारा का सारा मास यहीं पर है, ठीक। फाइनली जब आप इसको उठा के लेके यहाँ टांग दीजिएगा, तो अब बताइए, है तो अभी भी m मास का ही, ऐसा थोड़े कि मास कम हो गया। टोटल देखा जाए तो अभी भी L लेंथ का ही है, लेकिन ये लेंथ कितना है? L/2 होगा। ये भी समझ रहे हैं आप? तो अब बताइए कि अब इसका टोटल मास हम कहाँ रखें? इसके सेंटर ऑफ मास, और इसका सेंटर ऑफ मास तो कहीं यहाँ पर ना होगा, और है अभी भी ये m मास ही, नहीं ना समझे? तो बताइए अब की बार ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? तो L/4। अच्छा ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? L/4। काहे कि ये पूरा कितना है? L/2। ये तुमको समझ में आ रहा है? हाँ बाबू, तो देखो अब हम इस सवाल को किस नजरिए से देख रहे हैं। हम इस नजरिए से देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट था यहाँ m मास का, इसको उठा के हमने यहाँ, अरे फाइनल सिचुएशन में यही ना किया तुमने। तो पहले था L/2 डिस्टेंस पे, उसको हमने L/4 बस इसी नजरिए से देखना है कि क्या चेन है, कैसे टांगा है, ये सब देखने की जरूरत। बस एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है m मास का जिसको हमने उठा के यहाँ से यहाँ कर दिया। तो ये हो गया तुम्हारा इनिशियल वाला, ये हो गया तुम्हारा क्या बताओ जल्दी, फाइनल वाला। तो तुमको मानना ही है, इन्हीं दोनों में से किसी एक जगह का 0 मान लो। तो एक काम करते हम लोग यही का u = 0 मान लें,
तो बताओ बाबू फिर यहाँ का कितना हो जाएगा, यहाँ का कितना हो जाएगा? अगर इस पोजीशन का या इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी तुमने कितना माना है, तो ये कितना ऊपर है? ये L/4 डिस्टेंस ही ना ऊपर है, तो इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो mgL/4 ऐसा हो जाएगा। अरे बोलिए, इनिशियली यहां था, इस लेवल पे था, और फाइनली हमने इसको कहां पहुंचा दिया? इस लेवल पे पहुंचा दिया, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgL/4 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि है mgL/ माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो कि कितना है? 0 है। तो मिला जुला के वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आया mgL/4 आया। ठीक है, चलो दोबारा पूछो। पहले ये बताओ कॉन्सेप्ट लगाया क्या हम लोगों ने? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हमने जो वर्क किया है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क है, बोलो ना। तो बस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेना। अब सवाल है कि भाई चेंज कैसे निकाला जाए? तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग किसी एक जगह का 0 मानते हैं ना, तो कहाँ का 0 माने ये जानने के लिए पहले ये पता कर लीजिए कि आप इस पूरे चेन के मास को मान कहाँ रहे हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास यानी यहाँ मान रहे हैं, और जब हमने उठा के यहाँ टांग दिया तो अब ये जो सेंटर ऑफ मास है शिफ्ट करके यहाँ ना पहुंच जाएगा। अरे बोलो ना, हाँ यहाँ पहुंच जाएगा। तो हुआ हमसे बस इतना है कि m मास का एक ऑब्जेक्ट L/, अरे ये डिस्टेंस कितना होगा? L/4 ही ना होगा। अरे ये टोटल है L/2, तो ये उसका आधा ही ना है, L/4 होगा। बस m मास के ऑब्जेक्ट को L/4 डिस्टेंस ऊपर लेके चलेगा। तो इस लेवल का हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया, तो इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा प्लस में mgh। वही अगर नीचे होता तो उसको बोला जाता माइनस में mgh। तो mg तो हो गया, और ये h कितना है? L/4 है। तो ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फाइनली वो यहां पहुंचा है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तुमको इतना मिल जाएगा। ठीक है, हाँ अब सुनो, ये एक चेन है जो जिसका कुछ हिस्सा टेबल पे पड़ा हुआ है, और कुछ हिस्से में कितना हिस्सा? 3/4 हिस्सा टेबल पे पड़ा है, 1/4 हिस्सा यहाँ लटका हुआ है। ये इनिशियल सिचुएशन है। हमने क्या किया, इसको यहाँ से छोड़ दिया। अभी छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये नीचे जाएगा, और ये बिल्कुल जाएगा क्योंकि टेबल में फ्रिक्शन नहीं है। बोलिए, तो ये अगर जाना चाहेगा ना तो इसको जाने से यही ना रोकेगा, और इसको रोकने वाला कोई, हाँ फ्रिक्शन अगर इधर होता तो हो सकता है कि ये चेन नीचे ना भी गिरता। लेकिन बाबू अगर फ्रिक्शन नहीं है ना, तो एक खूंटी भी अगर लटका रहता, अरे बोलो ना, तो वो एक खूंटी भी इसको नीचे लेके आ जाता। थोड़ी देर के बाद जब ये पूरे का पूरा चेन टेबल छोड़ रहा होगा, सबसे आखिरी वाला जो खूंटी है वो भी टेबल से उतर गया होगा, उस समय तो इसके पास कुछ तो वेलोसिटी होगी ना। और उस वेलोसिटी को अगर हम कितना मान लें, हमको यही बताना है कि बताइए इस चेन की वेलोसिटी कितनी है, ये बताना है हमको। ऐसे देख के मतलब कितना भारी क्वेश्चन लगता है, लेकिन बनता है ऐसे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कितनी फोर्सेस लग रही हैं, कितनी फोर्सेस लग रही हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए तो पूछना भी नहीं पड़ेगा, वो तो हमेशा लगेगा। एक और कौन सा लग रहा है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स चेन के सिर्फ उसी हिस्से पे लगेगा जो हिस्सा टेबल के कांटेक्ट में है, ऊपर है। इस पर थोड़े नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल इसी पे ना लगेगा। आप बताइए नॉर्मल का वर्क डन कितना होगा? क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, ऊपर लग रहा होगा, और चेन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि हियर वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू कितना? 0। इसका मतलब हुआ यहाँ वर्क डन हो रहा है सिर्फ किस फोर्स का? ये चेन किसकी वजह से नीचे आ रहा है? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो हम बोलेंगे हियर वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड ओनली कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज
वर्किंग, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग, ठीक है। विच इज, अरे विच इज क्या, कंजर्वेटिव इन नेचर, विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर। और जब सिर्फ कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स काम करे, बोलो बोलो, बाई कंजर्वेशन ऑफ क्या, मैकेनिकल एनर्जी। सो बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, सही है। अब हमको इनिशियल और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी लिखना है। मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हाफ एम बी स्क्वायर लिख लेंगे। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको किसी एक लेवल की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना पड़ेगा। तो एक काम करो ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और तुम ये टेबल के लेवल का ही पोटेंशियल एनर्जी कितना मान लो, जीरो मान लो। अब तुम बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी इस वाले हिस्से का कितना होगा, क्योंकि ये हिस्सा तो टेबल पे ही पड़ा है और हमने इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी कितना मान लिया। तो पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन बस इस वाले हिस्से का ही आएगा, बाहर जाना है। पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसका आएगा, इसी वाले हिस्से का आएगा। अरे बोलो, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इसके पूरे मास को इसके सेंटर ऑफ मास पे डाल दें। बताइए इसका पूरा मास कितना है, इसका मास कितना है, एल है क्या, एल मास है इसका। अरे एल बाई 4 ना है, हाँ, और एल बाई 4 को हम कहाँ रखेंगे, एकदम यहाँ सेंटर पे। अरे बाबू, तो कहने का मतलब है तब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल बाई 8 ना हो जाएगा, और मास भी कितना है, एम बाई 4 ना है। बोलिए, चलिए काम और करते हैं, थोड़ा फाइनल सिचुएशन में भी देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम इसका पूरा मास कहाँ रखेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास पे, इसका सेंटर ऑफ मास बताइए यहाँ से कितना नीचे होगा। अब की बार मास पूरा का पूरा एम है, नहीं समझे आप, अरे ये पूरा का पूरा एम मास ना है, तो इसीलिए मैंने एम लिखा है। और बताओ कितना नीचे रखना होगा, एल बाई 2 डिस्टेंस नीचे रखना होगा। बोलिए, अब चलिए हम लोग मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल में सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो बताइए अभी काइनेटिक एनर्जी इस चेन की कितनी है। अरे अभी जस्ट तुमने छोड़ा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो अभी जीरो ही ना होगी। तो बाबू काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी में बस इसी हिस्से का ना योगदान है। अब जीरो लेवल से अगर तुम एच हाइट नीचे हो तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस, सब लोग बोलो, जीरो लेवल से अगर हम एच हाइट नीचे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस एम जी एच होता है। तो देखिए मैंने लिखा यहाँ पे माइनस, एम की जगह पे एम बाई 4 लिखा जाएगा, ये देखिए एम बाई 4, जी लिखिए, और एच की जगह पे कितना, एल बाई 8। इस बात का आप ख्याल रखिएगा, समझ रहे हैं, इज इक्वल्स टू। चलिए फाइनल सिचुएशन पे चलते हैं। तो फाइनल सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी पूरे का पूरा चेन जो है वो किस स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सारा मास यहाँ ना आपने रखा, तो बताइए ये पूरा का पूरा मास जीरो लेवल से कितना नीचे है, एल बाई 2 नीचे है। तो जब जीरो लेवल से नीचे जाते हैं तो माइनस एम जी एच होता है। तो हम लिखेंगे माइनस एम की जगह पे पूरा एम, जी की जगह जी, और एच की जगह पे कितना, एल बाई 2। बस इसी को सॉल्व करेंगे, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखा जाए तो एम एम और एम कैंसिल हो जाएगा। अरे एम एम कॉमन होके इस एम को कैंसिल कर देगा। अच्छा एक और बात है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, और यहाँ भी 1/2 तो कम से कम है ना, उसको भी कैंसिल कर लीजिए। अब आप बताइए कि इधर में बचा क्या, माइनस, जल्दी बोलिएगा, माइनस ऊपर में मिला हमको GL डिवाइडेड बाई कितना, 16 बराबर, यहाँ कुछ नहीं बस v स्क्वायर, और माइनस यहाँ हमको कितना मिला, हमको GL नहीं, MGL कहाँ से मिला, m तो कैंसिल हो गया है ना, क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, तो GL मिला। तो हमको निकालना v ना है, तो आप इस GL को उधर लेके चले जाइए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा GL माइनस GL डिवाइडेड बाई कितना, 16 हो जाएगा, सही है। और v स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 15 GL बाई 16, 15 GL बाई 16, स्क्वायर को उधर ले जाएगा, रूट बना दो, आंसर आ जाएगा अंडर रूट 15 GL डिवाइडेड बाई क्या, 16। तो मिला जुला के ना बस यही एक इक्वेशन लिख लेना था आपको, इसके बाद तो सॉल्यूशन का पार्ट है।
सॉरी कैलकुलेशन का पार्ट है। बोलो दोबारा समझना है क्या? जल्दी। खत्म हो गया, दोबारा समझना है। समझाऊं क्या हुआ था? अरे हुआ क्या था, एक चेन था, लेंथ कितना था चेन का? एल था। मास कितना था? एम था। उसको हमने एक टेबल पे थोड़ा सा हिस्सा लटका के रख दिया था। रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही ना होगा, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये नीचे आना चाहेगा और ये इसको खींचेगा, और इसको रोकने वाला कोई फ्रिक्शन होता तो रोकता, लेकिन फ्रिक्शन तो इसका मतलब है कि इसको तो नीचे जाना ही है। थोड़ी देर के बाद ऐसा भी वक्त आएगा, ये जो सबसे आखिरी वाला एंड है वो भी टेबल का साथ छोड़ रहा होगा। ठीक उसी समय आपको स्पीड बता देनी है, ठीक है? तो हमने क्या किया, देखा कि इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। तो पता चला एक तो टेबल इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा, और दूसरा कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन जीरो होगा क्योंकि नॉर्मल लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, वर्क डन कितना? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया। और अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा तो वो तो कंजर्वेटिव नेचर का है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होता है। अब काइनेटिक के लिए तो हम हाफ mv स्क्वायर लिख लेंगे, लेकिन पोटेंशियल के लिए हमको किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानना होता है। मैंने सोचा कि क्या ज्यादा दिमाग लगाया जाए, जब कहीं का मानने से आंसर वही आता है तो क्यों ना हम लोग इस टेबल का ही मान लें, यहाँ से नापना भी आसान रहेगा कि कितना नीचे है ये। तो टेबल के लेवल का पोटेंशियल एनर्जी हमने मान लिया कितना? 0, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ये जानने के लिए हम देखेंगे ना कि इसका मास कितना है। मास कितना है? m/4। l/4 है तो मास भी तो m/4 है ना होगा, और उसको रखना होता है हमको उसका सेंटर ऑफ मास। तो पूरा है l/4, तो आधा जो होगा वो l/8 ही ना होगा, तो यहाँ से l/8 डिस्टेंस नीचे इसको रखा गया। इसका पूरा मास कितना है? m है, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से l/2 डिस्टेंस नीचे होगा, तो बस हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम 0 लेवल से नीचे ना आ रहे हैं, और नीचे आते हैं तो माइनस में mgh होता है, माइनस लिखा, m की जगह m/4, g और h की जगह l/8 लिखा, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv स्क्वायर होगा। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो हम कितना नीचे आ रहे हैं? l/2 डिस्टेंस नीचे आ रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे माइनस, मास m है तो वो लिखेंगे g और l/2, बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर। अच्छा सुनिएगा, आपको बोला गया था दोस्त